पोषण का दावा पहले भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दाखिल किया जाता था, परंतु अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 144 के तहत पत्नी, बच्चे और बूढ़े माँ बाप न्यायालय में आवेदन दाखिल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि पत्नी को झूठे भरण पोषण का मामला दायर करने के लिए दंडित किया गया हो, भले ही ये साबित हो गया हो कि पत्नी ने अपनी आय, संपत्ति, रोजगार और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को छिपाकर झूठा भरण पोषण का मामला दायर किया है। कानून उस पत्नी को दंडित करने के लिए बहुत सख्त नहीं है जो गंदे हाथ से अदालत में आए हो या अपनी आय और संपत्ति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर अदालत का दरवाजा खटखटाया हो। दोस्तों, कुछ जजमेंट में अदालतों ने प्रतिकूल अवलोकन दिया है, जहां यह पाया गया कि भरण पोषण का मामला याचिकाकर्ता की वित्तीय पृष्ठभूमि के बारे में आवश्यक तथ्यों को छिपाने के आधार पर दायर किया गया था। दोस्तों, ममता जायसवाल बनाम राजेश जायसवाल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सिविल रिवीजन संख्या 1290/1999 के इस मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि जो सुयोग्य पति पत्नी निष्क्रिय रहना चाहते हैं तथा आजीविका के स्रोत की खोज के लिए प्रयास नहीं करते हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी माना गया है कि तलाक के लिए दायर वैवाहिक मुकदमे में भाग लेने वाली महिला को निष्क्रिय बैठने तथा वैवाहिक याचिका के लंबित रहने के दौरान पति से गुजारा भत्ता मांगने के लिए अपना बोझ पति पर डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। धारा 24 का उद्देश्य ऐसे निष्क्रिय व्यक्तियों की सेना तैयार करना नहीं है जो अपने पति द्वारा दिए जाने वाले खैरात की प्रतीक्षा में निष्क्रिय बैठे रहेंगे क्योंकि उनके पति ने उनके विरुद्ध शिकायत की है तथा वे उनके विरुद्ध राहत पाने के लिए न्यायालय गए हैं। दोस्तों, मामला इसके विपरीत भी हो सकता है। यदि कोई सुयोग्य पति जो कमाने के लिए पर्याप्त योग्य है निष्क्रिय होकर अपना बोझ पत्नी पर डालता है तथा मुकदमेबाजी में उलझे रहकर खैरात दिए जाने की प्रतीक्षा करता है, ये भी स्वीकार्य नहीं है। कानून निष्क्रिय तथा निष्क्रिय व्यक्तियों की सहायता नहीं करता है, इसलिए वह आलसी व्यक्तियों की सेना नहीं चाहता है। हर किसी को अपने भरण पोषण के लिए कमाना पड़ता है, कम से कम उस दिशा में ईमानदारी से प्रयास तो करना ही चाहिए। अगर यह मानदंड लागू नहीं किया जाता है, अगर यह रवैया नहीं अपनाया जाता है, तो ऐसे वादियों में इस तरह के मुकदमों को लंबा खींचने और विरोधी को बाहर निकालने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। दोस्तों, जो कभी जीवन साथी होता है लेकिन मुकदमे के समाप्त होने के बाद दूर चला जाता है, अगर ऐसी सेना को अस्तित्व में रहने दिया जाता है तो सौहार्दपूर्ण समझौतों के लिए कोई ईमानदार प्रयास नहीं होगा, क्योंकि आलसी जीवन साथी लड़ने और सौहार्दपूर्ण समझौतों के प्रयासों को विफल करने में बहुत खुश होगा, क्योंकि वह पेंडेंट लाइफ गुजारा भत्ता का लाभ उठा रहा होगा और खुद को सहारा देने और खुद को बनाए रखने के लिए किसी भी गतिविधि के लिए खुद को परेशान न करने और निष्क्रिय रहने में खुश रहना पसंद करेगा। दोस्तों, न्यायालय ने माना धारा 24 का उद्देश्य लक्ष्य नहीं माना जा सकता है। यह प्रत्यक्ष रूप से समाज की स्वस्थता के खिलाफ है। यह विधेयक उन जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो ईमानदारी से प्रयास करने के बावजूद अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें कड़ी मेहनत करके अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में डालकर मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। दोस्तों, बहुत कम मामलों में अदालत ने पत्नी पर भारी जुर्माना लगाया है और झूठे मेंटेनेंस का मामला दायर करने पर भारी जुर्माना लगाया है। दोस्तों, केस संख्या 26/2016, दिनांक 15 जनवरी 2019, एडीजे साकेत, जिला न्यायालय नई दिल्ली। दोस्तों, इस मामले में अदालत ने योग्य पत्नी द्वारा दायर मेंटेनेंस याचिका को खारिज करते हुए ये भी देखा है कि अदालत का इस्तेमाल पैसे ऐंठने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। महिला की मेंटेनेंस याचिका को खारिज कर दिया और पत्नी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही केवल पति को ब्लैकमेल करने के लिए दायर की गई है। और दोस्तों, सीसी संख्या 316/3 2007, दिनांक 27 मई 2015, एनएन साकेत जिला न्यायालय के मामले में
अदालत ने भारी जुर्माना लगाया और पति और ससुराल वालों के खिलाफ झूठा घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग किया गया है। दोस्तों, झूठी पत्नी के खिलाफ आप इन सारे जजमेंट को अपने केस में लगा सकते हैं और झूठी पत्नी को झूठे मेंटेनेंस केस फाइल करने पर न्यायालय से सजा दिला सकते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको और भी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद आपको कानून के प्रति जागरूक बनाना है। दोस्तों, आप अपने अधिकारों के लिए लड़े और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।